विधानसभा में जबरदस्त बहस। कमलनाथ वर्सेस शिवराज। ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार तैयार। कानूनन सही रास्ते की तलाश। पंचायत चुनाव में आरक्षण खत्म होने के मुद्दे पर मध्य प्रदेश विधानसभा में जोरदार बहस हुई। कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव पर गर्मागर्म बहस हुई। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने सरकार को घेरा तो सीएम शिवराज ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव होंगे, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सदन के नेता के नाते इस सदन के माध्यम से पिछड़े वर्ग हो चाहे किसी भी वर्ग के गरीब भाई बहनों, आश्वस्त करता हूं उनके हितों की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे और हम ओबीसी के आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई हमारा साथ देगा तो उसके साथ, कोई अगर साथ नहीं देगा तो उसके बिना, और कोई विरोध करेगा तो उसके बावजूद हमारा ओबीसी के हितों के संरक्षण का और आरक्षण का यह अभियान जारी रहेगा। जब जज ने इसमें तो जज ने रिवर्स करे, जज ने टिप्पणी करी, अरे महाराष्ट्र का ऐसा आपका वकील खड़े होकर कह सकता था कि आरक्षण का सभा पर हम नहीं स्वीकार कर सकते, चुप रहे। वीडियो रिकॉर्डिंग चुप रहे, सहमत हो गए और ये इस प्रकार का जजमेंट आया। अब आप कहेंगे कोर्ट ने कह दिया, हम कहता हूं कोर्ट ने तो कहा, लिखित में कहा है, कोर्ट का तो ऑर्डर है, पर क्या आपको स्वीकार है? क्या आपको स्वीकार है? बुनियादी प्रश्न, आत्मा की आवाज यहां से आएगी कि क्या आपको स्वीकार है ये? अगर ये स्वीकार नहीं होता, आप सोचते कि करोड़ों लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, आप दूसरे दिन कोर्ट में जाते वापस। विधानसभा में दिए गए सीएम शिवराज के बयान पर बहस यही नहीं थमी। उधर सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी मोर्चा संभाल लिया। मैं तो इसमें एग्री करता हूँ भाई, मैं तो खुद ओबीसी का वकील हूँ, मैं तो ओबीसी की लड़ाई लड़ता हूँ। और अगर 4 तारीख को रोटेशन और डिटर्मिनेशन वाले इशू पे मेरी बात का ये लोग विरोध नहीं करते और उस वक्त मेरी बात मान ली जाती तो आज ये सब तमाशा नहीं होता। मैं तो शिवराज जी की सरकार को डायरेक्टली ब्लेम करता हूँ। ये तो हुई बीजेपी कांग्रेस की सियासी बातें। अब एक्सपर्ट के नजरिए से भी आपको बता देते हैं कि आगे क्या हो सकता है। कोई ऑप्शन नहीं है सरकार के पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है, सबको मानना होता है, चाहे वो सरकार हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी कॉरपोरेट हो, स्टेट हो, केंद्र सरकार हो, तो उनको मानना ही मानना है। जब तक कोई संशोधन नहीं हो जाता, इस तरह का कोई कानून पास नहीं हो जाता है कि भाई ओबीसी को हमको इतना आरक्षण देना है, तब तक तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उनको मानना है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। आगे का रास्ता बहुत आसान नहीं लगता, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे सियासी घटनाक्रम की धुंध अब छटती दिख रही है। इतना तो तय है कि दोनों दल आरक्षण देने पर एक मत है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि रास्ता क्या है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बिना आरक्षण कैसा इलेक्शन। तो बड़ी सरगर्मी रही, एक और दिन मध्य प्रदेश विधानसभा का स्थगन प्रस्ताव लेकर आई कांग्रेस। बीजेपी ने बिना विलंब किए उसको तुरंत स्वीकार किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सदन में बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और पूरा प्रयास रहेगा, कोई भी इसमें कोताही नहीं होगी कि पंचायत के इलेक्शन ओबीसी आरक्षण के साथ हों। ये उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता जताई। जैसा आपने सुना भी कि कोई साथ है तो ठीक है, विरोध में है तो उसके बिना भी कोई दिक्कत नहीं, उसको भी जवाब देंगे और हम पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे। कमलनाथ जी अंतरात्मा की बात कहते नजर आए कि आप अपनी अंतरात्मा को देखें। तो ये लगातार ये विषय मध्य प्रदेश में बढ़ता चला गया है। इससे पहले कि हम मेहमानों के साथ बातचीत की तरफ से देखें, जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं कुछ मुख्य भाषण के बिंदु जो रहे सदन में, सदन के नेता और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। एक नज़र जल्दी से डाल लेते हैं, फिर बातचीत की तरफ लौटते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों पिछड़े वर्ग की पीठ पर छुरा घोंपा गया? क्यों उस स्टे को वैकेट नहीं कराया गया? क्यों आप हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए? आपने चुनाव निकल गया,
परिणाम भी सामने आ गए। आप चुपचाप बैठे रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 मार्च से लेकर 18 मार्च तक आपकी सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी रही, न कैबिनेट दायर की, न वकीलों के निर्णय को पक्ष में, वकीलों ने निर्णय के पक्ष में न्यायालय में उतर के कोई अपील नहीं की, और उसका खामियाजा पिछड़े वर्ग को भुगतना पड़ा। आपके शासनकाल में एक भी नौकरी मिली हो तो बता दो, एक भी नौकरी मिली हो 27% आरक्षण के माध्यम से। माननीय अध्यक्ष महोदय, ओबीसी के हितों पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात ना हो, इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि केवल उन प्रकरणों में ओबीसी आरक्षण जिनमें न्यायालय ने स्थगन दिया है उनमें 14% रहेगा, लेकिन जिनमें स्थगन नहीं दिया उनमें 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला हमने किया। और उसके उदाहरण भी मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल में हमने 8,828 पदों पर भर्ती की है, और मुझे कहते हुए गर्व है 27% आरक्षण हमने दिया है, शासकीय नौकरियों में भर्ती कर दिया। राज्य सरकार दिसंबर 2021 से 2022 में भी 23,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने जा रही है, उनमें भी 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो चलिए अब सीधे चलते हैं बातचीत पर, और पक्ष विपक्ष दोनों इसमें अब रास्ते की तलाश में हैं कि रास्ता क्या हो। जो संविधान से जुड़े विशेषज्ञ हैं, जैसा आपने सुना एक विशेषज्ञ की टिप्पणी को, उनका कहना है कि मार्ग न्यायालय ही सुझाएगा या संविधान संशोधन के ज़रिए कोई अमेंडमेंट ऐसा सामने आए जो 27% आरक्षण को मान्यता दे। निश्चित तौर पर अब इस पर एक मार्गदर्शी फैसले की बहुत आवश्यकता है, और जैसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है पूरी तरह से, तो निश्चित तौर पर अपेक्षा की जानी चाहिए कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ही अपने सुप्रीम फैसले से रोशनी डालेगी। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। योगीराज योगेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ रहेंगे, उनका बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा विधायक सुनील सराफ साहब, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और आशीष शर्मा जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक, आपका भी बहुत स्वागत सर। योगेश जी, एक क्विक टिप्पणी, एक संक्षिप्त टिप्पणी पहले आपकी। आप कहाँ पहुँचता देख रहे हैं इस मामले को? दोनों ही पक्ष अब इसको लेकर बिल्कुल कमिटेड नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर से मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बात की है, तो सबकी निगाहें अब इस बात पर हैं कि आखिर बिना आरक्षण के कैसे पंचायत चुनाव की तरफ बढ़ेगी सरकार, क्या विकल्प हो सकते हैं। कानून के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोर्ट ही रास्ता सुझाएगा। जी नहीं, इस मसले पे जो कानून के विशेषज्ञ कह रहे हैं वो ही सही कह रहे हैं। और ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि इसमें कांग्रेस भी अपनी जगह सही है, विपक्ष बीजेपी भी अपनी जगह सही है, और कोर्ट भी अपनी जगह सही है। ऐसे मामले बड़े विचित्र होते हैं कि सब सही है, अब गलत कौन है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस 27% आरक्षण की बात कर रहे हैं, जैसा कि रिटायर्ड जज साहब जो आप जिक्र कर रहे थे, अब इसमें एकमात्र रास्ता यही बचता है, या तो सुप्रीम कोर्ट कोई व्यवस्था दे और या फिर संविधान में संशोधन हो। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था देने का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट पिछले 30 सालों से डिनाई कर रहा है 50% से ज़्यादा आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। और हमने कई बार देखा है, महाराष्ट्र में मराठा इस मांग को लेके आगे गए, गुजरात में पाटीदार गए, राजस्थान में जाट गुजर गए, तो इस सभी लोग इस 27% को बढ़ाने के लिए कोर्ट में जा चुके हैं। लेकिन कोर्ट का सीधी एक ही सुप्रीम फैसला आया है कि किसी भी कीमत में आरक्षण 50% से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, मैं शायद आप सुन नहीं पाए, लेकिन एक जगह ये जिक्र हो रहा था कि हमने भाजपा की तरफ से बात आई थी कि अब हम इस मामले में मामला प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, गृह मंत्री सबके संज्ञान में ला दिया है। इसका मतलब ये है कि या तो कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, और बड़ा डिसीजन क्या हो सकता है, या तो संविधान में संशोधन की कोई प्रक्रिया आगे बढ़े, क्योंकि ये चुनाव केवल यहीं खत्म होने वाला नहीं, ये केवल पंचायत तक सीमित होने वाला मामला नहीं है। ये हो सकता है कि आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश और जो आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उस पर भी कुछ इस पर इफेक्ट डाले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लार्ज स्केल पर कोई डिसीजन सरकार की तरफ से या आपस में सारे दल मिलके बैठ के लें, ऐसी मुझे संभावना नज़र आती है। और सुप्रीम फैसले का भी सबको इंतजार रहेगा।
बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर अतिशय राजनीति, राजनेता हैं तो राजनीति तो होगी, लेकिन अतिशय राजनीति कहीं हमारे सामाजिक ताने बाने पर भी चोट करती है या कर सकती है। तो दोनों ही राजनीतिक दलों को इसको लेकर भी बहुत सावधान रहना है कि वो जन भावनाओं के साथ, ख़ासतौर से ओबीसी के साथ कोई इस तरह की बयानबाजी या कोई तथ्यात्मक ऐसी त्रुटि ना करें कि जो चीज़ सामाजिक परिवेश को, सामाजिक ताने बाने को कहीं चोट पहुंचाए। पहले मैं आशीष जी की एक टिप्पणी लेता हूं, फिर सुनील जी की तरफ आऊँगा। जी आशीष जी। देखिए, निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब सदन में अपना वक्तव्य दिया है, उससे सरकार की गंभीरता भी परिलक्षित होती है। साथ ही साथ ओबीसी के हितों पर कुठाराघात नहीं हो, इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। उच्च स्तर के संवैधानिक विशेषज्ञों से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, विधि मंत्री जी से मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बात की है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि संवैधानिक रूप से ही, न्यायालय के माध्यम से ही इस का समाधान निकलेगा। मुख्यमंत्री जी सदन में स्पष्ट कर चुके हैं कि पंचायत चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के नहीं होंगे। तो ये हमारी सरकार के संकल्प को भी व्यक्त करता है और हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान अतिशीघ्र सरकार के माध्यम से, कोई साथ आए तो भी, ना आए तो भी सरकार करेगी। तो आप भी इस प्रतिबद्धता के बिल्कुल साथ खड़े हैं कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के स्वरूप के साथ हों, इसके लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जी सुनील जी। शरद जी, मैं अभी मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, हम लोग सदन में भी सुन रहे थे, कोई साथ आए तो ना आए तो, अभी आशीष जी ने भी उसी भाषा का इस्तेमाल किया। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। भारत देश में पहला राज्य था मध्य प्रदेश जहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव, पंचायती राज की जहाँ पर स्थापना हुई, चुनाव शुरू हुए। ग्राम स्वराज अधिनियम में और हमारे संविधान में है रोटेशन की प्रक्रिया। आरक्षण में हर 5 साल में वो रोटेट होता है कि कोई एक ही समुदाय, एक ही जाति, एक ही वर्ग के व्यक्ति बार बार लाभ ना ले, रोटेट होता रहे। पिछले 25 साल से 5 चुनाव, 2 चुनाव कांग्रेस के सरकार के में, दिग्विजय सिंह जी के टाइम में, और 3 चुनाव शिवराज जी के या भाजपा की सरकार के टाइम में रोटेशन पद्धति का पालन करते हुए हुआ। पिछले 3 पंचवर्षीय शिवराज जी आपकी सरकार ने रोटेशन का पालन किया, तो इस बार आपने रोटेशन का पालन क्यों नहीं किया? आपकी नीयत पे तो यहीं पे संदेह हो रहा है ना कि आप चुनाव को आप ही उलझाना चाह रहे थे। आप जानते हैं कि जब लगातार 25 साल से, जब से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तब से रोटेशन प्रक्रिया का पालन हो रहा है। अगर अब 2 साल लेट हो गए चुनाव, ठीक है, कोरोना के कारण या किन्हीं कारणों से, तो जो लोग रोटेशन के हिसाब से अपनी 2 साल से तैयारी करके बैठे हैं, सपने संजो के बैठे हैं, आपने उस रोटेशन प्रक्रिया का जब पालन नहीं करेंगे तो लोग अदालत की शरण में जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है। तो उलझाने का काम तो शिवराज जी आपने किया। दूसरी एक चीज, आपने अभी चैनल पे शिवराज जी ने क्या कहा, सुनील जी, यहाँ एक प्रश्न मन में आता है कि रोटेशन से क्या कांग्रेस को ही समस्या थी? तो इसमें जो याचिकाएं लगी वो ऐसा माना गया उसको लेकर, और प्रामाणिकता भी है उसमें पूरी तरह से कि कांग्रेस समर्थित व्यक्तियों की तरफ से लगी, जो कांग्रेस से जुड़े भी रहे हैं, जिनके संबंध हैं। बीजेपी की तरफ से कोई याचिका सामने नहीं आई, तो क्या इस रोटेशन का संबंध कांग्रेस बीजेपी से था? हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि कांग्रेस जनता की लड़ाई लड़ेगी, लड़ती है और हमेशा लड़ेगी। भाजपा की सरकार ने ही तो निर्णय लिया, ये अचानक से जल्दी जल्दी में अध्यादेश लाए। क्या जरूरत थी वो अध्यादेश लाने की? और जब भाजपा की ये साजिश है, इन्होंने अध्यादेश लाया, तो ये कोर्ट में क्यों जाएंगे? जब जनता चिल्लाने लगी, जब किसी वर्ग के साथ अन्याय होने लगा, तो कांग्रेस के लोग ठीक है गए, कोर्ट में गए, इसमें कोई हम इससे डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन सारी चीज दस्तावेज में है ना। क्या आरक्षण को, ओबीसी आरक्षण को लेके गए थे क्या? वो तो गए थे रोटेशन और परिसीमन को लेकर के, कोर्ट में गए थे रोटेशन और परिसीमन को लेकर के। उसमें गलत क्या था? वो तो जनता की लड़ाई लड़ रही है। आशीष जी एक जवाब दे दीजिए। मैं थोड़ा सा एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं, जो ये कहा जा रहा है कि आप ओबीसी की लड़ाई लड़ेंगे, कोई साथ दे अथवा ना दे, ये भाषा क्यों? आपके चैनल में अभी दिखाया शिवराज जी क्या कह रहे हैं सदन में
जरा ये देखिएगा कि उसके पहले कमलनाथ जी ने क्या कहा सदन में। कमलनाथ जी ने कहा सदन में कि आप अब किसी विषय पे ना जाए शिवराज जी, यदि आप चाहते, पहली बात तो आपके वकील वहां पर शांत क्यों खड़े थे जब ये निर्णय हो रहा था, वहीं पर विरोध क्यों नहीं किया? चलिए मैं जवाब लेता हूं, फिर चलिए और पीछे सुनील भाई को लेकर जाना चाहता हूं। कह रहे हैं कि आप और हम साथ में कोर्ट में चल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप और हम साथ में चल रहे हैं। जब कमलनाथ जी कह रहे हैं, फिर कोई साथ दे या ना दे का विषय कहां से आ गया? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस चुनाव को उलझाना नहीं चाहती है। कोरोना के कारण चुनाव डिले हुए हैं, लेकिन सरकार चुनाव कराना चाहती है। सरकार की मंशा स्पष्ट है। जहां तक बात है कांग्रेस की, तो कांग्रेस को थोड़ा सा पीछे मैं भी ले जाना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया, यह मामला न्यायालय में गया, तब आपके महाधिवक्ता वहां अपीयर ही नहीं हुए। और उसके बाद लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आपने एक मध्य प्रदेश में इसको आरक्षण को लागू किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी और अधिकांश वक्ताओं ने विधानसभा के अंदर इस बात को कहा, वो स्वीकार भी किया कि कांग्रेस की सरकार के समय एक भी व्यक्ति ओबीसी वाले को 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिला। तो ओबीसी का विरोधी कौन है? कांग्रेस है, स्पष्ट करना चाहिए। जहां तक आशीष जी, क्या आप इससे आप जो बात कांग्रेस का कहना है कि हम साथ खड़े हैं, तो क्या कांग्रेस का जिस भी तरह का लोकतंत्र में समर्थन है, सर्वदलीय बैठक हो जाती है, बातचीत हो जाती है, दोनों सहमत हो जाते हैं और फिर आपस में दोनों मिलकर प्रयास करते हैं, ऐसी किसी व्यवस्था से कोई आपत्ति है बीजेपी को? देखिए, अब इस मामले में प्रयास सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं कि अतिशीघ्र कानूनी रूप से इस मामले को निराकृत कराया जाएगा। तो अब किसी तरह का संशय होना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश के ओबीसी को तो नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको आरक्षण दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी पिछड़े वर्ग से हैं और वो समाज के सभी वर्गों की चिंता करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात अभी इस पंचायत के चुनाव में ओबीसी के आरक्षण की है, तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको इन चुनावों में लागू कराएगी। योगीराज जी, क्या आपको लगता है कि पक्ष और विपक्ष में एक गहरी संवाद की प्रणाली भी होनी चाहिए? अब दोनों तरफ से आरोप ये लगता है कि ये आपने ब्रेक किया है, आपने ब्रेक किया है, आप ठीक सहयोग नहीं रखते हैं, आप ठीक सहयोग नहीं रखते हैं। और 2019 का जो सरकार गिरने का घटनाक्रम है, उसने ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में दो ही दलों की राजनीति है, कांग्रेस बीजेपी के बीच की कड़वाहट को और बढ़ाया है। जब रोटेशन का विषय लेकर कांग्रेस की तरफ से कुछ याचिकाएं कोर्ट में गईं, अगर उसी दौरान ये बात दोनों दलों के बीच में हो जाती, जो अगर होती, तो एक स्वस्थ लोकतंत्र और बहुत मजबूत लोकतंत्र की और मान वृद्धि होती। हमारा लोकतंत्र न कमजोर है और न असमृद्ध है, मैं बेहिचक कहूँगा समृद्ध है, सशक्त है, लेकिन उसकी अभिवृद्धि और होती अगर ये तय कर लेते कि देखो साहब, महाराष्ट्र का मसला भी है, अगर हम रोटेशनल इश्यूज़ को लेकर कोर्ट में गए, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में क्लब कर दिया हमने, तो कहीं महाराष्ट्र से कंपैरिजन ना हो जाए और नुकसान ना हो जाए। अगर ये संवाद की प्रक्रिया पहले तय हो जाती, तो शायद आज ये इतना तीखापन और एक वर्ग को लेकर जिस तरह से उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उस पर जो सवाल उठे हैं, वो शायद ना होता। जी शरद जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये असल में ये जो मसला है ना, ये दोनों दलों के बस का मसला है ही नहीं। और मेरे हिसाब से तो दोनों दलों को इस मामले में चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना, इनके बूते के बाहर की बात है। जहाँ तक ये जो सवाल आया है 27% आरक्षण का मामला, इसकी तो कल्पना ही नहीं थी। जो कोर्ट में गए थे उनको भी नहीं पता था। इस पूरे मसले में दरअसल हुआ क्या है कि इस आरक्षण रोटेशन इनको लेकर अलग अलग अदालतों में कई सारी याचिकाएं दायर है। ग्वालियर कोर्ट में भी बहुत सारी याचिकाएं दायर थी। अब जब ये हाईकोर्ट गए आरक्षण रोटेशन को लेके, तो हाईकोर्ट ने कह दिया कि हम इस पे स्टे नहीं देंगे, तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तमाम तरह की जो याचिकाएं हैं, आप इनको क्लब कर लीजिए और इस पर एक कोई सर्वसम्मति से फैसला लीजिए। तो उन्होंने वो सारी की सारी योजनाएं सारी की सारी याचिकाएं क्लब करके हाईकोर्ट भेज दी। कांग्रेस जब हाईकोर्ट गई, तो हाईकोर्ट ने कहा भैया 4-5 दिन मेरे पास समय नहीं, हम लोगों के पास, हम 4-5 दिन बाद सुनेंगे। इसी बीच कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो कहीं ना कहीं इसमें यह भी हो रहा था कि कौन पहले श्रेय ले, या किसी को ये लगता था कि नहीं हम कोर्ट जाएंगे और हमारे पक्ष में फैसला आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसका माइलेज हमें मिलेगा। दरअसल जब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के पास गए, तो सुप्रीम कोर्ट का तो स्पष्ट माना आज से नहीं 30 साल पहले से वो आरक्षण के मसले को लेकर स्पष्ट कह चुकी सुप्रीम कोर्ट के 50% से ज़्यादा आरक्षण होने नहीं चाहिए। अब रोटेशन और परिसीमन का जो मामला आया था, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरह की याचिकाएं एक्सेप्ट की थी, तो उनमें एक मसला यह भी था महाराष्ट्र वाला। तो सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण का मसले को लेकर व्यवस्था दे दी, जबकि ये याचिकाओं में कहीं था ही नहीं। आरक्षण का मसला कहीं से कहीं तक नहीं था।
अब पूरा का पूरा मसला इस पर आके टिका हुआ है, जिस पर कि जिक्र कर रहे थे आपके रिटायर्ड जज साहब कि अब जो रास्ता निकलना है वो कैसे निकलेगा, वो केवल संविधान और सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा। और ये बड़ा दिलचस्प मामला है कि तमाम सारे इशू में जितने भी दल हैं वो छोटी छोटी बातों को लेकर बिल्कुल एक दूसरे पर लालत मनालत करने से नहीं चूकते, विरुद्ध बड़े बड़े डिफरेंसेस देखे जाते हैं। लेकिन देश में मैंने केवल 2 इश्यूज़ ऐसे देखे जिसमें बस सारे दल एक होते हैं। माफ़ करना, मैं दोनों वरिष्ठों से माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ कि जब माननीयों के वेतन भत्ते का मामला आता है तब भी सारे दल एक रहते हैं, और जब आरक्षण का मामला आता है तब भी सारे दल एक रहते हैं। आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा, जिसका जिक्र आपने कहा था कि संविधान की मूल भावना कहीं से भी टूटनी नहीं चाहिए, सर्वहारा वर्ग की का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की और ये संविधान की मूल भावना है। ये नहीं कि हम पिछड़ों को ज़्यादा आरक्षण देने के चक्कर में हम 50% की ज़्यादा ही सीमा लांग जाए, क्योंकि मैंने कई बार आपने भी देखा है, अभी तो ये बात भी उठ रही है विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से कि 27% तो कम है और 50% का जो कैप है इसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। तो इसको पूरे राजनीतिक विषयों में नहीं उलझाना चाहिए। जो संविधान की मूल भावना है, सर्वहारा वर्ग की जो चिंता करने की बात है, उसका भी पालन किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर एक बहुत सर्वसम्मति से एक संवेदनशील विषय पर बहुत चर्चा होनी चाहिए और सकारात्मक विमर्श के रूप में चर्चा होनी चाहिए। संबंधित वर्ग और समुदाय से भी चर्चा होनी चाहिए। राजनीतिक दलों में आपस में एक एका बननी चाहिए इन सारे विषयों को लेकर, क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ये विषय आरोप प्रत्यारोप में उलझकर पीछे छूट जाते हैं तो बड़ी मुश्किल। बहुत कम वक्त है सुनील जी, बहुत 30 सेकंड में अपनी बात, फिर आशीष जी की बात। जी शरद जी, मैं वही कह रहा हूं। आशीष जी ने कहा कि 27% आरक्षण जब कमलनाथ जी ने दिया, कोर्ट में मामला गया तो महाधिवक्ता अपीयर नहीं हुए। अपनी आप जरा दुरुस्त करें आशीष जी कि महाधिवक्ता वहां पर नहीं थे, लेकिन अतिरिक्त महाधिवक्ता जो थे वो वहां पर उपस्थित थे। आपके मामले में तो जब सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन हो रहा था तो आपके भी अधिवक्ता वहां थे, सरकार के भी और चुनाव आयोग के भी थे। वो चुप रहे, उन्होंने इस निर्णय को मूक समर्थन दिया। सरकार, इसका मतलब यह है कि सरकार ने मूक समर्थन दिया। मैं तो किसी विषय पे नहीं जाना चाहता। आज कमलनाथ जी ने इतनी सुंदर बात कही सदन में कि शिवराज जी छोड़िए, अगर आपकी नीयत साफ है तो आप और हम, पक्ष और विपक्ष दोनों कोर्ट में चलते हैं और वहां पर हम दोनों मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब जिस तरह से एक रिव्यू पिटीशन की बात हो सकती है, उस रिव्यू पिटीशन को लेकर जाने पर क्या नज़रिया होगा कोर्ट का, ये सबसे महत्वपूर्ण। आशीष जी बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में। देखिए, सुनील भाई कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने ये कहा, मैं पुरानी बात को यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ कि जब इनका महाधिवक्ता अपीयर नहीं हुआ और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से समय मांगा, उसके बाद भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस उस मामले को लेकर ना तो सुप्रीम कोर्ट जा पाई, ना वहां पर अपनी कोई पैरवी करनी पाई। इसके कारण पिछड़ा वर्ग के हितों पर कुठाराघात हुआ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। अगर सरकार ने ये कहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पंचायत चुनाव में 27% कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण दिया, उसी में तो आप लोग जो भी नौकरी गिना रहे थे, जितने मामलों में स्टे है कोर्ट का, वहां पर 14% आरक्षण दे रहे हैं मध्य प्रदेश की सरकार। हमने नौकरी दी है इस मध्य प्रदेश में, हमने पिछड़ा वर्ग को उसका अधिकार दिलाया है, कुल 3 विभाग में लगाया। हमने पिछड़ा वर्ग को उसका अधिकार मध्य प्रदेश में दिलाया नौकरी में। आज सदन में ये सब जानकारी आपको उपलब्ध हुई है, कमलनाथ जी नहीं दिया है। सुनील जी, ये सब जानकारियां सदन में आपके अंदर आपको मिली है। हाँ बिल्कुल, मिनट्स लेके आए, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा उसका एक शब्द सत्य। चलिए मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आप दोनों का संवैधानिक दायित्व तो यही है, चाहे आप सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, कि आप जनता के हितों की और आकांक्षाओं की पूर्ति करें। यह आपका संवैधानिक और जनप्रतिनिधि के नाते महत्वपूर्ण दायित्व है। और भारतीय सनातन परंपरा में एक बात कही गई है कि दान का सबसे बड़ा महत्व यही है कि उसको जितना उजागर न किया जाए उतना अच्छा है। और ये बहुत अच्छा है कि मध्य प्रदेश की ये बड़ी गौरवशाली परंपरा है कि मध्य प्रदेश में राजनेताओं के बीच में कर्कश और तीखी बहसें नहीं होती हैं, विधानसभाओं में वो अप्रिय और अशोभनीय दृश्य नहीं उपस्थित होते हैं। मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, जैसे मंजर देश की कुछ दूसरे राज्यों की विधानसभाओं से हमें देखने को मिलते हैं। इस परंपरा को और बड़ा करने की ज़रूरत है।
सदन में और अधिक गरिमा और सौहार्द से बात करने की आवश्यकता है, जो अभी पर्याप्त है, लेकिन पर्याप्त से और अधिक होना चाहिए। सर्वदलीय बैठकों की और अधिक आवश्यकता है। आप जब ये कहते हैं कि आपने किया, तो जनता इस पर बहुत ध्यान नहीं देती है। उसकी रुचि सिर्फ ये है कि अब क्या होगा, हमारे हित में आप क्या सोच रहे हैं, हमको ये बताइए। हमको ये मत बताइए कि आपकी कमीज बीजेपी से सफ़ेद है या बीजेपी की कमीज कांग्रेस से सफ़ेद है। आप तो हमको ये बताइए आप हमारे हित चिंतन के लिए क्या कर रहे हैं, और अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ है तो उसके लिए आप दोनों भी मिलकर क्या खड़े होने के लिए तैयार हैं। और ये ऐसा ही एक मौका आप दोनों के पास है कि जिसमें आप जितने मिलकर खड़े होंगे, साथ में नज़र आएंगे, आप उतने ही बड़े नज़र आएंगे जनता की निगाह में। बहुत शुक्रिया आशीष जी, बहुत शुक्रिया करता हूँ सुनील जी आपका, बहुत शुक्रिया योगीराज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज।